तो आज की क्लास में बच्चों हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच होती है। ठीक है, और चार्जेस इन मोशन को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। अगर तो अब ये जो चार्जेस है बच्चों, देखिए अगर आप सोचें तो दो तरह से मूव करेंगे। एक, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ठीक है, या वेरिएबल वेलोसिटी से। अब ये जो वेरिएबल वेलोसिटी है, इसका मतलब चार्जेस में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर ये जो स्टडी है चार्जेस इन मोशन की, अगर चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कर रहे हैं तो वो स्टडी आ जाती है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, और अगर चार्जेस वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं यानी एक्सेलरेशन हो रहा है उनमें, तो ये स्टडी आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो अब चलिए, अभी हमारा क्योंकि चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो वी विल फोकस ओनली चार्जेस मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है ये आप लोगों को पता ही है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने अच्छे से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर आपको एवरेज करंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चार्जेस फ्लोन इन अ यूनिट टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट आपको बोला जाए निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है? डी क्यू अपॉन डी टी। ये याद रखिएगा, यही डिफरेंस है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। ठीक है, एवरेज के लिए डेल्टा और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए डी क्यू बाय डी टी। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है, जैसे आप फॉर्मूले से देखें, चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो होती है कूलम पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। ये जो एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और अब यही फंडामेंटल यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की। दिस इज ओनली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब बात आती है कि जो करंट है वो स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी? करंट इज स्केलर
तो करंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखिए कि करंट की हालांकि बच्चों डायरेक्शन होती है, होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन and magnitude, but it does not follow। क्यों ये स्केलर है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी? क्योंकि ये वेक्टर के जो एडिशन के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये इसकी जो एडिशन होती है वो स्केलर की तरह होती है और ये आपने किया हुआ है। तो इसीलिए बच्चों इसको एक और नया नाम दिया गया है, इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। पर क्योंकि टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर ऑप्शन आ जाए कि करंट स्केलर है कि वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे? स्केलर। ठीक, इसका किसी एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं होता, किसी एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से ये 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। देखिए दोनों करंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये इधर से आए, इस पॉइंट से ये जो करंट यहाँ से पास होगा ये 5 एम्पियर का होगा, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं है। सिमिलरली मान लीजिए ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 3 एम्पियर का करंट है। तो चलिए इस केस में मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, करंट को ऐसे लेती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके क्या बना देंगे? 5 एम्पियर। मान लीजिए इन दोनों करंट्स के बीच में एंगल कितना था? 60 डिग्री। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एंगल ऑन द एडिशन ऑफ करंट। ठीक, तो याद रखना है कि अगर ऑप्शन दे रखा है कि टेंसर, स्केलर और वेक्टर, तो आप टेंसर पर टिक करेंगे, और टेंसर नहीं दे रखा है तो यू विल टिक ओनली स्केलर। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए सबसे पहले करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है Q is equals to, this is question number 1, Q is equals to T square plus 4T plus 5। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फाइंड करंट एट T is equals to 3 seconds, और फिर एवरेज करंट निकालना है फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड। ठीक, एट t इज इक्वल्स टू t सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया बच्चों? इंस्टेंटेनियस करंट है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे करंट पूछा जा रहा है। ठीक, और एवरेज तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले किस तरह से करेंगे? I इंस्टेंटेनियस, क्या फॉर्मूला होता है? dq बाय dt। क्या हो जाएगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे? d ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 अपॉन dt। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा? 2t प्लस 4, 5 तो कांस्टेंट टर्म है, 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमें बोला गया कि टाइम 3 सेकेंड पर कितना करंट होगा, तो I इंस्टेंटेनियस, और बस कुछ नहीं है, इंस्टेंट ये आ गई वैल्यू, इसमें t की जगह आप 3 पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। कितना आ जाता है? 10 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे I एवरेज पूछा गया। फॉर्मूला क्या होता है I एवरेज का? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मीन्स
Q2 minus Q1 final charge minus initial charge अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, फाइनल क्या था, हमसे क्या पूछा गया था, 0 से 2 सेकेंड, तो फाइनल टाइम इज 2 सेकेंड, तो हम देखेंगे चार्ज एट 2 सेकेंड माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा 2 माइनस 0। तो चार्ज एट 2 सेकेंड, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अब कैलकुलेशन आ रही है, तो Q एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। टी हमारा क्या है, चार्ज एट हम 2 सेकेंड निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, दिस विल बिकम 4 प्लस 8 प्लस 5, और ये कितना आ जाता है 17। चार्ज एट 0 सेकेंड, फॉर्मूला पुट कीजिए टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, it will be 0, it will also be 0 प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 5। तो अब करंट के लिए पुट कर देंगे फॉर्मूला, आई एवरेज क्या हो जाएगा, चार्ज एट 2 सेकेंड इज व्हाट 7, चार्ज एट 0 सेकेंड इज 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ कितना आ जाता है 12 अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ये आपका एवरेज करंट आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका I इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है, आपको क्या करना है, फाइंड चार्ज फ्लोन इन 3 सेकेंड्स। फाइंड चार्ज फ्लोन इन 3 सेकेंड्स। दूसरा आपको निकालना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज 3 सेकेंड में, वही I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि 3 सेकेंड हमें एट द मोमेंट नहीं पूछा, 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डी क्यू का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहीं से अगर मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बच्चों, तो ये क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर डी क्यू। ठीक है, और ये देखिए डी क्यू अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यही, तो ये हो जाता है आपका 0 से 3 लिमिट लगा देंगे और I की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। मैं थोड़ा सा और क्लियर इसको रख देती हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस किया था आपने, तो ये आ गया था I डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू। अब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी क्यू को तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू, लिमिट है 0 से 3 सेकेंड, क्योंकि आपसे यही पूछा गया, फर्स्ट 3 सेकेंड में चार्ज निकालिए। I की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया डी टी इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3 अपॉन 3। ठीक, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा, और इधर क्या आएगा प्लस 3, लिमिट लग गई 3। ठीक है ना, ये dt हो जाएगा और ये टी स्क्वायर dt। ठीक है, टी स्क्वायर dt प्लस dt,
तो टी स्क्वायर डी टी को जब इसको आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी की पावर 3/3। अब यहाँ पर आ गया q इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो टी की वैल्यू 3/3 प्लस 3 माइनस 0 क्या आ जाता है, 9/3 प्लस 3 माइनस 0, 9 की पावर 3, सॉरी ये हो गया आपका 9 की पावर 3 था बच्चों, ये 3 है पावर, तो ये हो गया 27/3। तो इसको काटेंगे तो 3 9 जा 27 और ये आ जाता है 12 कूलम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का, ये आंसर आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बस कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। तो यहाँ पर चार्ज हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है दैट वी नो। ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 12/1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, और ये आंसर आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर। तो चलिए बच्चों, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और करंट की क्लासिकल स्टोरी क्या है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम केस लेते हैं बच्चों आइसोलेटेड कंडक्टर का। अगर एक कंडक्टर है हमारे पास और वो किसी बैटरी वगैरह से कनेक्टेड नहीं है, तो अब ये देखिए, ये कंडक्टर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि आइसोलेटेड कंडक्टर हैं तो जो चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होते हैं ना एक पॉइंट पर, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और इस साइड ये नेगेटिव, इनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज स्प्रेड थे पर अभी ये चार्जेस क्या है, इंड्यूस्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ठीक है, और ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस का एक्यूमुलेशन ऐसे तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, अब हमें ये पता है कि ई एक्सटर्नल जो होती है उसकी डायरेक्शन ई इंड्यूस से अपोजिट होती है। अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करके आए तो ये चीज हम अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर वो क्या आ जाती है, 0। ठीक है, ये पार्ट हमने किस में पढ़ा, ये रीजन सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। अब हमने इस कंडक्टर को आइसोलेटेड नहीं छोड़ा है, अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को एंड से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ वी कनेक्ट अ बैटरी across the ends of conductor। ठीक है, अब देखिए ये कंडक्टर ऐसे बन गया, उसी तरह से ये हमारी ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन थी, चार्जेस यही एक्यूमुलेटेड है ना। अब देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया। ठीक है, ये हमें पता है ये चार्ज इंड्यूस्ड। अब ये जो दे बच्चों, जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया
तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी अब यहाँ पर अब इन दोनों एंड्स पे जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे अब यहाँ एंड्स पर कोई भी चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब एक्यूमुलेशन नहीं होगा चार्जेस का तो ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और अब जो ई नेट है वो जीरो नहीं होगा, है ना। यहाँ इंड्यूस तो जीरो हो गई पर ई एक्सटर्नल तो है ही, अब ई नेट जीरो नहीं होगा, ठीक। तो होगा क्या कि जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, मैं अभी एक इलेक्ट्रॉन से समझाती हूँ, वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस वो एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक। और वो किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एक्सलरेशन होगी, ठीक। तो यहाँ नोट कर लेते हैं। सो नेट फोर्स एक्ट्स on electron inside conductor in direction opposite to E net, या मैं E एक्सटर्नल बोलती हूँ, E net नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर था ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू Fm। देखिए फोर्स कितना है, Q बाई ई, Q इंटू ई अपॉन मास, और यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, तो E इंटू ई अपॉन एम, ये आई इलेक्ट्रॉन के एक्सलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि जब ई नेट नहीं होता, ई नेट एब्सेंस था, एब्सेंट था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी, तो क्या तब इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे रहते हैं कि मूव कर रहे होते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट एक्सटर्नल, electron move randomly due to their thermal energy, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पर नहीं होते बच्चों, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे मूव कर रहा है, इसकी u1 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इधर से कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, ये इलेक्ट्रॉन अपनी इसकी, लेकिन सभी की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। ये रैंडमली कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास थर्मल एनर्जी है। और ये जो थर्मल वेलोसिटी है बच्चों बहुत ही हाई वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी बहुत ही हाई है, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, देखिए खुद ही बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, पर जो एवरेज अगर हम निकालें इन सभी वेलोसिटीज का तो वो क्या आ जाता है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स वो क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। क्यों जीरो आएगी, क्योंकि उनका जो मोशन है वो रैंडम है, और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होगी,
zero displacement, so average velocity will be 0. ठीक है, तो अब हम अगर एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटी, और ये वेलोसिटीज हैं, डायरेक्शन है, आपको पता ही है वेक्टर फॉर्म में, अप टू un डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया ये किसका आया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 है और नेट जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन की कोई मोशन नहीं होगी। ठीक है, therefore there is no net motion of electron in any particular डायरेक्शन, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट उनका 0 है। ठीक, इतना क्लियर होता है। अभी तक क्या है उनकी एवरेज वेलोसिटी 0, यानी नो नेट मोशन। बाहर से हमें देख के लगेगा कि मूव कर रहे हैं, पर नो वेलोसिटी। ठीक है, बाहर से देख के हमें लगेगा कि ये मूव कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं। जिस भी कंडक्टर के अंदर रखा है उनको, उनके एटम्स को हिट करेंगे और वापस से अपने उसी पोजीशन पर आ जाते हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। और 0 डिस्प्लेसमेंट की वजह से उनका नेट मोशन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे, ऑन अप्लाइंग बैटरी, ये बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा लगता है that all electron will accelerate in a net direction and move with high speed. But this is not true. क्यों ट्रू नहीं है भाई, जैसे ही हमने बैटरी लगाई ऐसा लगता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही नेट डायरेक्शन में एक्सलरेट करेंगे और बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेंगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार कोलाइड कर रहे हैं कर्नल से। कर्नल्स क्या होते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट होता है एटम का। ठीक है, अब जब टकराएंगे एटम के बाकी बचे हुए पार्ट से, तो उनका जो मोशन होगा वो क्या होगा, रिटार्डेड, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे। यहाँ याद रखिएगा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड क्या थी उनकी, जो थर्मल स्पीड थी, जिसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते थे, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। जबकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 10⁻⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सोचिए कितनी, वो सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि उनका मोशन क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए यहाँ पर कोई एटम प्रेजेंट है, इससे टकराएगा। अभी तो वो किसी न किसी वेलोसिटी से जा रहा है, जैसे इसको हिट करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में आया, यहाँ पर कोई एटम प्रेजेंट था। ठीक,
फिर वो यहाँ से इसको हिट करके फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कोई एटम प्रेजेंट, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, इधर कोई एटम प्रेजेंट था, इसको हिट किया, हिट करने के बाद फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, कुछ ये गई। ठीक है, यहाँ से फिर तो एक्चुअल जो अभी वो यहाँ था और अब कहाँ है, इतना सारा चक्कर काटने के बाद में यहाँ पहुंचा। तो ये जो स्पीड थी बच्चों, ये जो हमें अलाइंड स्पीड दिखाई दे रही है, ये ड्रिफ्ट स्पीड है। ठीक है, दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है, लेकिन जो नेट मोशन होगी वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन टू कोलिजन्स electron move with high velocity. ठीक है, कितनी वेलोसिटी थी, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, या अप्रोक्सीमेटली ये 10 की पावर 6 भी हो सकती है। लेकिन जो नेट मोशन होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक है, और ये बहुत ही छोटी वेलोसिटी के साथ होगा, जिसकी वैल्यू अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ ड्रिफ्ट दिखाई देगा, ड्रिफ्ट यानी फ्लो, जैसे पानी फ्लो होता है ना बहुत ही हल्का सा, तो देयर इज, इसीलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, देयर इज ओनली अ ड्रिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन पोल्यूशन, फ्लो होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, हमें क्या लगता है लेकिन कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेटेड मोशन से मूव नहीं कर रहे, वो एक कांस्टेंट और बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कैसे अलाइन हो जाते हैं इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऐसे ऐसे अलाइन डायरेक्शन। ठीक है, जो एवरेज होगी इस कांस्टेंट और स्मॉल वेलोसिटी के, यानी सारे सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज होगी किसका, इन इस स्मॉल वेलोसिटी का, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे ही हम अभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे थर्मल वेलोसिटी से, लेकिन जैसे ही हमने कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच किया तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और इलेक्ट्रॉन्स पे उसने फोर्स लगाया, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं बहुत ही हाई स्पीड से, पर ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो मूव कर रहे हैं तो वो लगातार मूव करते करते, देखिए ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये कर्नल्स हैं जो कि एटम का बाकी का स्पेस है, इससे टकराया, टकरा करके फिर ये इधर आए, ठीक, यहाँ से फिर ये इधर गए, यहाँ पे भी ये डिफरेंट कर्नल्स हैं जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हिट हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड करेंगे, टकराने के बाद यहाँ आया, फिर इधर गया, और अब ये फाइनल जो है वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहाँ से यहाँ, डिस्टेंस उसने बहुत सारा ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट बस छोटी सी हुई, इसीलिए वो हमें छोटे से, एक्चुअली जो होगा वो एक छोटे से फ्लो के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। द एवरेज of constant and small velocity of all the electrons
इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू हमें क्या दिखा याद रखनी है, किस ऑर्डर में होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब आइए फॉर्मूला डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन, हम कुछ कर्नल्स बना लेते हैं, यहाँ पर ये कर्नल है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन, इसने इस कर्नल को हिट किया, हिट करने के बाद में उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हुई। मान लीजिए ये चेंज वेलोसिटी क्या है, u1, ठीक है। यहाँ लिख के चलते हैं जिससे हमें समझ में आती जाएंगी चीजें। लेट u1 बी द velocity of electron just after one collision। ठीक है, ये पहला कोलिजन था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा कर्नल प्रेजेंट है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और उसने इस दूसरे कर्नल को हिट किया। हिट करने के बाद में, ठीक है, इस दूसरी कोलिजन से पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो v1, ठीक। तो अब यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लिया, मान लेते हैं ये टाइम था τ1, लिखते हैं लेट इट टेक्स टाइम τ1 टू सफर नेक्स्ट कोलिजन। Let v1 be the velocity electron before next collision। अगले कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी क्या है, v1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u1 प्लस a τ1। इसी तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही कर्नल से टकराएगा उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर मोशन स्टार्ट होगा और थर्मल वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये टकराया इससे और इसकी वेलोसिटी u1 थी, तो इससे टकराने से पहले उसकी v1 कैसे होगी। वो इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट कर्नल से टकराया तो उसकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है। धीरे धीरे मोशन स्टार्ट हुआ थर्मल वेलोसिटी से, और फिर यहाँ आते आते इस कर्नल से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नल प्रेजेंट है, मान लीजिए ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया इस कर्नल से, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इस टकराने से बाद u2 हो गई। और उसके बाद ये अगली कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v2, और इस टाइम में क्या लगा, v2, ठीक है। तो ये देखिए, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या है, एक हम मान लेते हैं पाथ, ये क्या लेते हैं, पाथ। ये क्या है, फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सिमिलरली यहाँ पर ये जो था, ये पूरा फ्री पाथ जिसको हम λ1 या λ2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और सेट बना करके दिखाते तो वहां पर v3, u3, λ3 और τ3, है ना, ये वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप अप टू n कोलिजन्स तक के वेरिएबल्स आप शो कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या क्या बनेगी, v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1 सेकेंड कोलिजन पे, u2 प्लस a τ
एंड सो ऑन, है ना, अप टू आप n तक लगा सकते हैं, प्लस a टाउ n। ठीक है, अब आपसे अगर एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। तो v एवरेज यहाँ पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी हम पढ़ करके आए हैं, तो ये क्या हो जाएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n प्लस v इज इक्वल्स टू ut प्लस at। u v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो a और t क्या हो जाएगा आपका, टाउ 1 का एवरेज अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था बच्चों, दो कोलिजन के बीच में, यानी कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहाँ पर है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, इसने इस कर्नल को हिट किया, इसके बाद इस कर्नल को, तो इन दोनों को हिट करने के बीच में कितना उसको टाइम लगा, सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये वाला पार्ट तो जीरो आ गया क्योंकि एवरेज तो जीरो होती है ना। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ। ठीक, अब ये देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम कैसे निकालते थे, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। फोर्स के लिए हम एम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको बताया माइनस ई, और ए क्या हो जाता है, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। वीडी का हमारा फॉर्मूला आया ए इंटू टाउ, वीडी इज इक्वल्स टू ए की जगह वैल्यू पुट कीजिए माइनस ई अपॉन एम, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बोला जाए, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देखिए ये कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकालने के लिए फिर से हमें कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड की मान लीजिए डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी और ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, चलिए कंडक्टर को यहाँ पर हम शो कर देते हैं बैटरी से भी कनेक्ट करके। ठीक है, ये शो कर दिया, यहाँ पर V है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dx, और डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा x, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पर अब यहाँ ये जो है हमारा डिस्टेंस, इसको अगर हम L मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं कंडक्टर की, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू ई एल, और E क्या हो जाता है, V बाय ई एल। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या आया, Vd इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, Vd इज इक्वल्स टू, अब E की जगह ये वैल्यू V बाय एल की पुट कर देते हैं, माइनस E, और E की जगह क्या पुट कर दिया, V बाय एल, एम एज इट इज, और ये टाउ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे,
वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो आपके पास फॉर्मूला ये आ जाता है -CV/ml इंटू टाउ। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे ही कैलकुलेट करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट का रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से उसको देखेंगे।